हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। सो हम हमारे हाइपोथैलेमस के लेक्चर को कंटिन्यू करने लगे हैं। हमने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हाइपोथैलेमस के जनरल इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी, फंक्शंस प्लस हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में लैटरल जोन को कंप्लीट कवर किया था। आज के इस पार्ट में हम मीडियल जोन को कंप्लीट डिटेल से करेंगे, क्योंकि मीडियल जोन में हमारे पास बहुत सारी न्यूक्लियाई है। सो मीडियल जोन को हम स्टार्ट करते हैं। मीडियल जोन या मीडियल हाइपोथैलेमस हमारे पास जो मीडियल साइड पर है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस का एक राइट है, लेफ्ट है, फिर इनमें फर्दर जो है जो फॉर्निक्स और मेमिलोथैलेमिक ट्रैक है, इसने इनको डिवाइड किया गया मीडियल और लेटरल साइड पर। सो हमारे पास जो मीडियल जोन है ये हमारे पास मीडियल साइड पर है। इसमें हमारे पास फर्दर जो ग्रे मैटर है मीडियल जोन का, वो डिवाइड किया गया है 4 रीजन्स में। इनमें ईच रीजन में अपने अपने न्यूक्लियाई है और उनके अपने अपने फंक्शन। अब वो रीजन्स कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास है प्री ऑप्टिक रीजन। प्री ऑप्टिक रीजन में हमारे पास स्पेशल जो उसका न्यूक्लियाई है, एक ही न्यूक्लियाई है, वो है मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। अगर आपको याद हो, लेटरल पार्ट में हमने किया था लेटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास मीडियल साइड पर है, जिसका नाम है मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। सेकंड जो रीजन है वो हमारे पास है सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई है। सबसे पहले उसमें है सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस, सेकंड वन है हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, थर्ड वन है हमारे पास इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई, क्योंकि ये हमारे पास कंट्रोल कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और लास्ट वन हमारे पास इस रीजन में है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो ये 4 हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक रीजन में है। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्यूबरल रीजन। ट्यूबरल रीजन में हमारे पास 3 न्यूक्लियाई है। फर्स्ट वन है आर्कुएट न्यूक्लियस, फिर हमारे पास है वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस, और तीसरा है हमारे पास डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। और लास्ट में हमारे पास आता है मेमिलरी रीजन, जिसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई, एक है मेमिलरी न्यूक्लियाई जो कि मेमोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मेमोरीज जो पाथवे उनमें, और दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियाई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये न्यूक्लियाई कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इस डायग्राम को देखें तो ये वाला जो एरिया ये हमारे पास है प्री ऑप्टिक एरिया, जिसमें हमारे पास है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। फिर हमारे पास आता है सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन हमारे पास 4 न्यूक्लियाई है। एक है हमारे पास सुप्रा कियाज्मेटिक, फिर हमारे पास आता है सेकंड वन, और ये हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। फिर हमारे पास आ रहा है इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, और लास्ट में हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। फिर इसके बाद हमारे पास ट्यूबरल रीजन आ रहा है, जो हमारे पास ट्यूबर सिनेरियम वाला रीजन है। इसमें हमारे पास 3 न्यूक्लियाई, एक है आर्कुएट न्यूक्लियस, फिर उसके बाद हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, और दूसरा है हमारे पास डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। और लास्ट में हमारे पास मेमिलरी रीजन आ रहा है, क्योंकि मेमिलरी रीजन सबसे पोस्टीरियर साइड पर है, और इसमें एक मेमिलरी बॉडी जो मेमिलरी स्वेलिंग में हमारे पास होते हैं मेमिलरी न्यूक्लियस, और दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे प्री ऑप्टिक रीजन को। प्री ऑप्टिक रीजन में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियस जिसका नाम है मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या क्या है, ये हमारे पास इन्वॉल्व है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के। जो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 स्ट्रक्चर रिलीज कर रहा है। ये हमारे पास एक है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, GnIH। सो ये 2 हार्मोन मोस्टली इंपॉर्टेंटली ये रिलीज़ कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो गोनाडोट्रोपिन है और रिलीजिंग और इनहिबिटिंग है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी में जाके जो हमारे पास गोनाडोट्रोफिक सेल्स है उन पे एक्ट करते हैं, और वहाँ से क्या रिलीज़ करवाते हैं, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इन दोनों न्यूक्लियाई का मेल एंड फीमेल में डिफरेंट फंक्शन है, इसीलिए जो हमारे पास मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इसको कहते हैं सेक्सुअली डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस। मीन इसके जो फंक्शन है मेल में और फीमेल में वो हमारे पास डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट किस तरह है, हमारे पास मेल में FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, और जो LH हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है। अब फीमेल में जो FSH है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाते हैं, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाते हैं। सो इसलिए इसको सेक्सुअली डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन वो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग एंड गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन की रिलीजन है। इसके बाद है हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन हमारे पास देखें तो हमारे पास जो ऑप्टिक न्यूक्लियस जो हमारे पास ऑप्टिक कियाज्मा है उसके सुपीरियर साइड पर हमारे पास है सुप्रा ऑप्टिक रीजन, और उसमें हमारे पास है 4 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई। सबसे पहले हमारे पास है सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस, जो हमारे पास कियाज्म के ऊपर ही सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस है।
इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन है वो हमारे पास रेटिना जो होता है उसके साथ होता है। जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व आ रहा है उसमें रेटिना से फाइबर आ रहे हैं, उसको कहते हैं रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो रिसीव कर रेटिना से फाइबर, और ये हमारे पास लाइट जो रेटिना में पड़ रहा है उस लाइट को ये रिसीव कर रहा है। जो सेप्रोकियास्मेटिक न्यूक्लियस है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्केडियम रिदम को कंट्रोल करे। 24 आवर्स में ये डिटरमाइन करता है कि कितने घंटे हमारे पास लाइट है, कितने घंटे हमारे पास डार्कनेस है, और इसमें फिर सर्केडियम रिदम कंट्रोल करते हैं। और उसके साथ साथ स्पाइनल ग्लैंड, जब हमारे पास डार्कनेस ज़्यादा हो जाती है, जब लाइट हमारे पास कम हो जाती है, फिर वो पाइनल ग्लैंड से मेलाटोनिन सीक्रेट करवाते हैं, जो कि हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है 24 आवर्स में। सो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पर होता है। सेकेंड न्यूक्लियस हमारे पास सुपरा ऑप्टिक रीजन में हमारे पास जो सेकंड न्यूक्लियस वो है हमारे पास सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे पास प्रोडक्शन हमारे करवाते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे पास ब्लड में जो ब्लड वेसल है उनकी वैसो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और हमारे पास जो लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियस हमारे पास रिस्पॉन्ड करता है ऑस्मोलैरिटी को। ठीक है, अगर आपके पास ब्लड में वाटर डिक्रीज हो गए, ठीक है, तो ये इंक्रीज़ करवाएगा एडीएच को। अगर आपके पास अगर वाटर आपके पास एक तो या वाटर कम हो गए या आपके पास सॉल्यूट्स इंक्रीज़ हो गए, तो उसके बाद भी आपको ये जो वाटर रिटेंशन है उसको करता है। दूसरा हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्जन 2 एंजाइम के खिलाफ भी ये स्टिमुलेशन करवाता है। सो ये हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक रीजन के फंक्शंस है, वो रिलीज़ कर रहे हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और रिस्पॉन्ड करते हैं ब्लड ऑस्मोलैरिटी को। फिर इसके बाद हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये था हमारे पास सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, और इसके सुपीरियर साइड पर हमारे पास है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। और ये न्यूक्लियस हमारे पास किस तरह स्टिमुलेट होता है, एक हमारे पास सकलिंग, जब बेबी निपल को सक करता है तभी हमारे पास ये हार्मोन स्टिमुलेट होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और दूसरा यूटेराइन लेबर में यूटेराइन स्ट्रेच में। अब इनका जो मेन फंक्शन है ऑक्सीटोसिन, वो क्या करता है, मिल्क इजेक्शन, और हमारे पास यूटेराइन कंस्ट्रक्शन, जो यूट्रस है उसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया, लेबर में। तो ये हमारे पास दो न्यूक्लियाई है, इन दोनों का फंक्शन है। अच्छा, इनके अलावा इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये जो दो न्यूक्लियाई ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो ही न्यूक्लियाई इस हाइपोथैलेमस के कनेक्टेड है, वो है हमारे पास सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब इससे रिलेटेड हमारे पास है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक। अब इसके हवाले से इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास जो ये हमारे पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस के साथ न्यूरोनल कनेक्शन है। ये येलो अगर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास न्यूरोनल कनेक्शन सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। सो इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन है हाइपोथैलेमस का, वो हमारे पास है न्यूरोनल। और अगर आप इंटीरियर पिट्यूटरी को देखें तो इसका जो कनेक्शन जो हाइपोथैलेमस है वो है हमारे पास वेस्कुलर कनेक्शन। अब ये इस तरह क्यों है, जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये हमारे पास डिराइव होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये न्यूरल ट्यूब से डिराइव होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ये हमारे पास डिराइव होता है, जो हमारे पास नेजल एपिथेलियम है उसको कहते हैं रक्त के पाउच, वहाँ से ये ओरिजिनेट होकर फिर एम्ब्रियोनिकली वहाँ से ओरिजिनेट होकर फिर यहाँ पर आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कंबाइन हो जाता है। तो इसका जो कनेक्शन है हाइपोथैलेमस के साथ वो वेस्कुलर होता है, उसको हम डिटेल से बाद में करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो न्यूरोनल कनेक्शन है इसको करते हैं। सो हमारे पास सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है न्यूरोनल कनेक्शन विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज क्लियर। फिर इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के जो एग्जान्स है वो वहाँ से एक्सटेंड होकर हमारे पास आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अगर यहाँ पर देखें सो इनके सेल बॉडीज़ यहाँ पर है और फिर वहाँ से वो आपके पास एक्सटेंड होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। अब इनका यहाँ पर क्या फंक्शन होता है, अब ये जो आपके पास एग्जाम्स है इनमें सुप्राऑप्टिक से एडीएच आता है, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन आता है, वो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इनके एग्जाम टर्मिनल्स है, वहाँ पर ये स्टोर होता है और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है जो सेल बॉडी से नीचे आता है, इनको जो एग्जाम टर्मिनल में आता है वो विद द हेल्प ऑफ एक प्रोटीन है उसका नाम है न्यूरोफोजिन। इसके न्यूरोफाइजिन के हेल्प से जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है वो सेल बॉडी से एग्जाम टर्मिनल में आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ से फिर ब्लड में रिलीज होता है।
इसके बाद है हमारे पास लास्ट न्यूक्लियाई सुप्रा ऑप्टिक रीजन का, वो है हमारे पास एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस के जो रेगुलेट करता है, इसको कौन रेगुलेट, ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम जो है इसको रेगुलेट कर रहा है, और न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटरी। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। सो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वो लिम्बिक सिस्टम पूरे बॉडी से सारे इन्फॉर्मेशन लेके आता है, फिर उसके बाद वो डिटरमाइन करता है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को सिमुलेट करना है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और ट्रैक्टर सोलिटरीज के थ्रू हमारे पास टेस्ट सेंसेशन आते हैं। सो इसके हमारे पास है 2 मेन फंक्शन है। एक ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो, ठीक हो गया, और पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो हमारे पास होता है क्रेनियोसैक्रल। मींस क्रेनियोसैक्रल के हमारे पास ब्रेन स्टेम में जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से हमारे पास पैरासिम्पैथिक सप्लाई होता है। दूसरा हमारे पास सैक्रल रीजन से, सैक्रल में हमारे पास S2 से लेकर S4 तक होता है, और ब्रेन स्टेम में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ठीक हो गया, जो थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ जा रहा है, हमारे आइज़ को लैक्रिमल जो हमारे जो पेपिलरी मसल और सिलेरी मसल उनको कंट्रोल कर रहा है। फिर हमारे पास आता है सुपीरियर सलेवेटरी न्यूक्लियस, जो हमारे पास आ रहा है 7 क्रेनियल नर्व के थ्रू, जो हमारे सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, लैक्रिमल और पैलेटाइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। फिर हमारे पास दूसरा है इन्फीरियर सलेवेटरी न्यूक्लियस, और ये हमारे पास 9 क्रेनियल नर्व के थ्रू इनके फाइबर्स आते हैं और पैरोटिड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। और लास्ट वन है हमारे पास वैगस नर्व, और वैगस नर्व हमारे जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उन सारों को कंट्रोल कर रहा है। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है, और ये कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से आ रहा है। दूसरा जो फंक्शन है एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का, वो है ईयर कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी। ईयर कंडीशनिंग मीन कि ये जो न्यूक्लियाई हैं ये हमारे पास बॉडी को जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ नहीं होने दें। फॉर एग्जांपल अगर सराउंडिंग में हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड है या 48 हो गया, सो हमारे पास बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर वो हमारे पास नॉर्मल 37 में ही रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि हमारे पास ये जो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई ये काम कर रहा है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देता। अब ये किस तरह करता है, कौन सा मैकेनिज्म है? सबसे पहले हमारे पास जो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई वो हमारे पास ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। जब ब्लड वेसल डायलेट होंगे तो पेरिफेरी में ब्लड ज़्यादा जाएगा, वहाँ से हीट निकलेगा बाहर। दूसरा क्या करता है, स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करने से आपकी जो हीट है वो भी बाहर जा रहा है। सो इस तरह ये कंट्रोल कर रहे हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो रीजन है वो है हमारे पास ट्यूबरल रीजन। ट्यूबरल रीजन मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई है। ये है हमारे पास ट्यूबरल रीजन, इसमें हमारे पास है आर्कुएट न्यूक्लियस और उसके अलावा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस और डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। सो डिटेल से हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास जो ट्यूबर सिनेरियम का मीडियल एमिनेंस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसके हमारे पास 2 तरह के फंक्शन हैं। आर्कुएट न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक है हमारे पास लिम्बिक फंक्शन, दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने डिटेल से याद करना है और समझना है। सबसे पहले हम लिम्बिक सिस्टम के जो फंक्शन है, लिम्बिक फंक्शन है, उसको कंट्रोल करें। अब इसमें क्या होता है, जो आर्कुएट न्यूक्लियस ये हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा है। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस क्या कर रहा है, हंगर जो सेंटर है उसको, हंगर सेंटर है वो हमारे पास जब वो एक्टिवेट होगा तो हमें भूख लगेगी। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ये हमारे पास होता है सैटिस्फैक्टरी सेंटर। जब वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा तो हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी कि हमारा पेट भर गया, ठीक है। सो इन दोनों न्यूक्लियस को एक तो हमारे पास जो GIT हार्मोन्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं, जो इसमें गिरेलिन है, लेप्टिन है। सो और दूसरा हमारे पास आर्कुएट न्यूक्लियस इनको स्टिमुलेट कर रहा है। अब आर्कुएट न्यूक्लियस क्या करता है कि अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कोकेन एम्फेटामाइन रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्ट CART इन दोनों हार्मोन्स के थ्रू, अल्फा MSH इन दोनों हार्मोन के थ्रू वो हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा है। और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सैटिस्फैक्टरी सेंटर। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो आर्कुएट न्यूक्लियस वो हमारे पास रिलीज़ करें न्यूरोपेप्टाइड वाइड NPY, और इसके अलावा दूसरा हमारे पास है अगोटी रिलेटेड पेप्टाइड ASRP। इन दोनों हार्मोन्स के थ्रू जो पेप्टाइड्स है इनके थ्रू वो रिलीज़ कंट्रोल कर रहे हैं हमारे लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस को। सो ये हमारे पास लिम्बिक फंक्शन ट्यूबरल जो आर्कुएट न्यूक्लियस के। अब इसके बाद हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास आर्कुएट न्यूक्लियस, क्योंकि ज़्यादातर जो हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर्स वो सारे रिलीज़ कर रहे हैं आर्कुएट न्यूक्लियस एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। ये भी आपने याद रखना है। सो एंडोक्राइन में हमारे पास क्या करता है, ये सिक्रीट करता है डिफरेंट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स कहाँ पर जाते हैं, वो हार्मोन जा रहे हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी उनके सेल्स पर एक्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से हार्मोन है, सबसे पहले हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये जो हमारे पास हार्मोन्स है, ये लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास है आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस ये हार्मोन आ रहे हैं वेस्कुलर के थ्रू यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो हमारे पास होता है सोमेटोट्रॉफ। सोमेटोट्रॉफ सेल्स होते हैं हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के लिए, और फिर यहाँ से हमारे पास रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन बॉडी में, और फिर ग्रोथ हार्मोन जाके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में लिवर, बोन्स, कार्टिलेज वगैरह सारों पे एक्ट करता है, और पूरे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ है सेल्स की वो करवाता है। सेकंड वन है हमारे पास कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हमारे पास भी रिलीज करता है यहाँ से, फिर वो जाके हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉफ सेल जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उन पे एक्ट करता है, और वहाँ से फिर हमारे पास एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करता है जो कि एड्रीनल ग्लैंड में जाके एक्ट करता है और कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है बॉडी में। फिर इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है हमारे पास थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा है हमारे पास थायरोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो हमारे पास हार्मोन है ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास सेल्स होते हैं जिसका नाम है थायरोट्रॉफ्स। और थायरोट्रॉफ्स क्या करता है, ये हमारे पास रिलीज कर रहे हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है, वहाँ से T3, T4 कैल्सिटोनिन वगैरह को रिलीज़ करवाता है, फिर वो भी पूरे बॉडी में एक्शन करते हैं। फोर्थ वन है हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये चीज़ आपने याद रखना है, बाकी जो हार्मोन है उनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों है। जो प्रोलैक्टिन है इसका सिर्फ और सिर्फ इनहिबिटिंग है। यहाँ पर हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में जो प्रोलैक्टिन के सेल्स है वो है हमारे पास लैक्टोट्रॉफ्स, लैक्टोट्रॉफ, और ये हमारे पास नॉर्मली प्रोलैक्टिन रिलीज करवाता है। जब हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन आता है, एक्चुअली जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन वो हमारे पास होता है डोपामीन। जब डोपामीन आता है यहाँ पर तो वो इन सेल्स को इनहिबिट करता है और प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आर्कुएट न्यूक्लियस है उनसे रिलीजिंग इनहिबिटिंग दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं हर एक हार्मोन के, लेकिन जो प्रोलैक्टिन है या डोपामीन है वो हमारे पास सिर्फ इनहिबिटिंग आ रहे हैं। फिफ्थ वन है जो हमारे पास वो है हमारे पास गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनेडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये चीज़ आपने याद रखना है कि हमने बात की थी कि जो मीडियल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस है वो रिलीज़ करवाए गोनेडोट्रोफिन। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट परसेंट वो हमारे पास यही न्यूक्लियस रिलीज़ करे, लेकिन कुछ परसेंटेज में हमारे पास जो आर्कुएट न्यूक्लियस वो भी रिलीज़ करवा रहे हैं गोनेडोट्रोफिन और रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो रिलीज़ वो हमारे पास है मीडियन प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस। सो ये थे हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन, और एंडोक्राइन फंक्शन आर्कुएट न्यूक्लियस के सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस के साथ न्यूरोनल कनेक्शन है, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन है वो हमारे पास है वेस्कुलर कनेक्शन, और इसको कहते हैं, इस कनेक्शन कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में क्या है, यहाँ पर हमारे पास वेन्स अगर ये ब्लू आपको नज़र, ये वेन्स बन गए, फिर वेन्यूल्स है, फिर वहाँ से आपके पास वेन्स बन गए, लेकिन इंटीरियर पिट्यूटरी में कि वो दोबारा वेन्यूल जो वेन्स नेटवर्क है दोबारा बन गए। सो इसको कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अब इसका फंक्शन क्या है, अगर आप देखें यहाँ पर ये है आपके पास वेस्कुलर कनेक्शन है। अब ये जो आपके पास आर्कुएट इनसे जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर आके रिलीज़ कर रहे हैं अपने जो प्रोडक्ट्स है वो इस वेस्कुलर सिस्टम में रिलीज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ से वो इस वेस्कुलर कनेक्शन के थ्रू नीचे आ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट जो सेल्स है, अगर सोमेटोट्रॉफ्स है तो सोमेटोट्रॉफ में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन वाले एक्ट करेंगे, अगर हमारे पास गोनेडोट्रॉफ्स है तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पे एक्ट करेंगे, अगर वो हमारे पास थायरोट्रॉफ्स होंगे तो थायराइड के लिए करेंगे, अगर लैक्टोट्रॉफ होंगे तो हमारे पास डोपामीन के खिलाफ जो है वो एक्ट करेंगे। अब जो आर्कुएट न्यूक्लियस है वहाँ से भी आपके पास फाइबर, और जो आपका मीडियल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस वो भी आपके पास यहाँ पर इस जगह पर जो वेस्कुलर सिस्टम है इसमें अपने जो रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग वो रिलीज़ करवाता है, और फिर उसके बाद वो इंटीरियर पिट्यूटरी में जाके एक्ट करता है। सो ये हमारे पास जो कनेक्शन है इंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस के, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। फिर इसके बाद ये तो हमारे पास ट्यूबरल रीजन का पहला न्यूक्लियस आर्कुएट न्यूक्लियस। इसके अलावा जो दो न्यूक्लियस वो है हमारे पास एक है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास है सैटिस्फाइड सेंटर। जब ये स्टिमुलेट होगा तो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। जब पेट भर जाता है तो आपके पास कौन सा न्यूक्लियस स्टिमुलेट, वो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। जब वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो जाए तो फिर आपको और खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कहता है कि बस आपने बहुत खा लिया। अच्छा,
जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इसको कौन कौन स्टिमुलेट करवा, एक हमारे पास जो आर्गुएट न्यूक्लियस से आ रहे हैं अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटेड हार्मोन OCA-RT। इसके अलावा हमारे पास लेप्टिन हार्मोन, इंसुलिन और वेगस नर्व, ये भी इनको स्टिमुलेट करवाता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा खा लेते हो ब्लड में ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इस न्यूक्लिया को एक्टिवेट करना होता है ताकि इसके बाद बंदा खाना ख़त्म कर दे। अच्छा, इसको इनहिबिट कौन करता है? वो हमारे पास है ग्रेलिन हार्मोन, जो कि स्टमक से रिलीज़ होता है, क्योंकि जब आपका स्टमक खाली होता है, ब्लड में भी आपके पास ग्लूकोज कम होता है और आपको भूख लगी होती है, तो फिर आपको इस न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए, इसको इनहिबिट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टिमुलेट होगा तो फिर आपको खाने की ज़रूरत नहीं होगी और ऑलरेडी आपका पेट भूखा है। तो इसमें हमारे पास अगर लेट सपोज वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में हमारे पास डैमेज हो गया है, ये डैमेज हो गया, सो इसके बाद क्या होगा? बंदा खाता रहेगा 1 घंटा 2 घंटा मुसलसल खाता रहेगा और उसको कभी भी फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका न्यूक्लियाई डैमेज है और इस तरह के फंक्शन बंदे पर कैसे वो ओबीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के फंक्शन है। नेक्स्ट वन है हमारे पास लास्ट जो न्यूक्लियाई ट्यूबुलर रीजन, वो है हमारे पास डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। अब डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस के जो फंक्शन है इसके क्या है? ये हमारे पास वाइल्ड टाइप एंगर या बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो गया? इसके इतने खास फंक्शन नहीं है, लेकिन एक ही फंक्शन याद रखेंगे, वाइल्ड टाइप एंगर या बिहेवियर। जो एंगर एक नॉर्मल एंगर होता है जो लेटरल हाइपोथैलेमस, लेकिन जो सबसे वाइल्डेस्ट टाइप होता है वो हमारे पास डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये न्यूक्लियाई डैमेज हो गया तो इस तरह का बंदा जो है वो हमारे पास रूड और एग्रेसिव बिहेवियर वाला हो जाता है। सो ये हमारे पास डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस के फंक्शन है और अगर इसमें डैमेज हो गया तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लास्ट रीजन है वो है हमारे पास मेमिलरी रीजन। सो मेमिलरी रीजन में मैंने आपको बताया था कि मेमिलरी रीजन में हमारे पास 2 न्यूक्लिया है, एक है हमारे पास मेमिलरी न्यूक्लियस और दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। मेमिलरी न्यूक्लियस हमारे पास मेमिलरी बॉडी में होता है और इसके जो फंक्शंस है ये हमारे पास क्या क्या फंक्शन है। एक हमारे पास इन्वॉल्व है मेमोरी में, जो कि मैंने आपको बताया था पपेज सर्किट का कंपोनेंट है। पपेज सर्किट कहाँ से आता है? आपके पास हिप्पोकैम्पस से आता है, फॉर्निक्स के थ्रू हाइपोथैलेमस में मेमिलरी बॉडी में, फिर वहाँ से ममेलोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस में, फिर वहाँ से सिंगुलेट गायरस में और सिंगुलेट गायरस आपके पास डायरेक्टली फिर हिप्पोकैम्पस में आता है। सो ये हमारे पास मेमोरी का जो पार्ट है उसमें हमारे पास मेमिलरी बॉडी भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा रिफ्लेक्स ऑफ ऑल्फैक्शन, स्मेल्स के जो मेमोरी है उसमें भी आपके पास इन्वॉल्व है। ठीक हो गया? सो आपके पास जो मेमोरी बॉडी एक तो नॉर्मल मेमोरी में और आपके पास जो स्मेल मेमोरी उसमें भी, और इसके अलावा क्या करता है वो ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। लेट सपोज आपको बर्गर पसंद हो, ठीक हो गया, और आपको बर्गर के अलावा आप सब्जी को, वेजिटेबल को आप नहीं खाते, ये आपके पास है इनहिबिटरी। ठीक हो गया? जब भी आप तो जब बर्गर वाला स्मेल है वो आपके पास गुड स्मेल में सेव होता है, जो आपके पास वेजिटेबल है वो आपके पास बैड मेमोरी में सेव हो गए स्मेल के। जब आपको बर्गर सामने आएगा, जैसे ही आप उसको स्मेल करेंगे आपका बिहेवियर जो है ना वो आप बस कहते हो कि अब जल्दी जल्दी मैं ये खा लूँ। लेकिन जब आपके पास सब्ज़ी सामने आ जाती है तो इसका जो स्मेल है वो आपको पसंद नहीं होता। सो उसकी वजह आपके ईटिंग बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। सो ये जो बिहेवियर है इसको मेमिलरी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। अब इसके जो कनेक्शन है मेमिलरी बॉडी को, कनेक्शन कहाँ से आ रहे हैं वो आपके पास एक है पपेज सर्किट जो हमारे पास मेमोरी वाला है। सेकंड वन है हमारे पास जो स्मेल्स के रिफ्लेक्स और ऑल्फैक्शन है वो हमारे पास आता है अमिग्डालाइड बॉडी से। अब अमिग्डालाइड बॉडी से हमारे पास 2 तरह के कनेक्शन है। एक हमारे पास होता है लॉन्ग कनेक्शन जिसका नाम है स्ट्रिया टर्मिनलिस, उसके थ्रू फाइबर्स आ रहे हैं आपके जो मेमिलरी बॉडी उसमें, और दूसरा अमिग्डालाइड बॉडी से डायरेक्टली आ रहे कनेक्शन, उसको कहते हैं वेंट्रल अमिग्डालोफ्यूगल पाथवे। तो इन दोनों पाथवे के थ्रू मेमिलरी बॉडी में आपके पास जो स्मेल्स के ऑल्फैक्शन है वो फाइबर्स आ रहे हैं। लास्ट जो न्यूक्लियाई हमारे पास मेमिलरी रीजन का और लास्ट न्यूक्लियाई हमारे पास मिडिल हाइपोथैलेमस का, वो है हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। इसके भी 2 मेन फंक्शंस हैं। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल कर रहा था। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हमारे पास कंट्रोल कर रहा है सिंपैथेटिक आउटफ्लो। सिंपैथेटिक आउटफ्लो जब आपके पास स्टिमुलेट होगा तो आपकी बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में होगी, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, ब्लड के जो वेसल्स है वो आपके पास GIT के इनहिबिट हो जाएंगे और आपके जो लोकोमोटर्स हैं उसको स्टिमुलेट हो जाएंगे। दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज़ नहीं होने देता। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस क्या कर रहा था, वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देता। ठीक हो गया? और ये जो हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक ये बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ होने नहीं देता। लेट सपोज आपके पास सराउंडिंग में
30 डिग्री सेंटीग्रेड है, या आपके पास होता है -20। सो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर फिर भी 37 पर नॉर्मल रहता है। वो इसलिए नॉर्मल क्योंकि आपका जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस है वो आपका काम कर रहा है और वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। अब ये किस तरह करता है, जो इंटीरियर के मैकेनिज्म है उसको आप उल्टा कर लें। यहाँ पर ये स्वेट ग्लैंड्स को इनहिबिट करेगा ताकि आपके पास हीट बॉडी में ही रहे, बाहर ना जाए, और वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा ताकि जो पेरिफेरल वेसल्स है उनको कंस्ट्रक्ट करे, वहाँ पर कम से कम ब्लड जाए ताकि पेरिफेरी में ब्लड से हीट बाहर ना निकले। और जो हमारे पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारे पास होता है थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। ठीक हो गया। आपके पास जो क्रेनियोसैक्रल था वो हमारे पास था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो क्रेनियम ब्रेन स्टेम में और उसके अलावा सैक्रल रीजन में। जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो हमारे पास जो लेट सपोज ये आपके पास है स्पाइनल कार्ड, ये है लेटरल हाइपोथैलेमस। जब थोरैसिक T1 से लेकर L2 और L3 तक इस रीजन में जो लेटरल हाइपोथैलेमस है उसमें हमारे पास होगा सिंपैथेटिक के फाइबर्स, और आपके पास जो सैक्रल रीजन है उधर लेटरल साइड पर हमारे पास होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ये था हमारे पास ऑल मीडियल जोन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास हाइपोथैलेमस का वो है कनेक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। सो इसको हम डिटेल से ऑलरेडी हमने इसको कर लिया है, जस्ट एज ओवरव्यू इसको डिटेल से करते हैं। सो कनेक्शन में हमारे पास आफ्रंट कनेक्शन है जो हाइपोथैलेमस को आते हैं, और दूसरे हमारे पास इफ्रंट जो हाइपोथैलेमस से जाते हैं। पहले हम आफ्रंट को करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है फॉर्निक्स आता है, क्योंकि जो हिप्पोकैम्पस से आता है, और ये हमारे पास पपेज सर्किट में जो मेमोरी वाला सर्किट है उसमें होता है एपिसोडिक मेमोरी। दूसरा है हमारे पास स्ट्रिया टर्मिनलिस और वेंट्रल अमिग्डालोफिकल पर अमिग्डालाइड बॉडी से ऑल्फैक्शन ऑफ स्मेल्स के जो सेंसेशन है वो आ रहे हैं। थर्ड वन है हमारे पास मीडियन फोर ब्रेन बंडल, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, स्ट्रिया टर्मिनलिस और आपके पास मिड ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशन, वेंट्रल टेगमेंट एंड न्यूक्लियर, वहाँ से फाइबर आ रहे हैं और आपके हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करवा रहे हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स के साथ। लास्ट वन है हमारे पास रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक, जो रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू फाइबर आ रहे हैं सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस जो कि सर्केडियम रिदम को कंट्रोल कर रहा है। सो ये हमारे पास है आफ्रंट कनेक्शन हाइपोथैलेमस के। और इसके बाद है हमारे पास ईफ्रंट कनेक्शन। ईफ्रंट में सबसे पहले हमारे पास है डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस में हमारे पास जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स है वो हमारे पास नीचे जा रहे हैं हाइपोथैलेमस में। ठीक हो गया। सो जो पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स है, कनेक्शन है हाइपोथैलेमस से ब्रेन स्टेम में और आपके पास सैक्रल में, उसको कहते हैं डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। इस पाथवे को कहते हैं डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी जो पाथवे है हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस से थोरैकोलम्बर आउटफ्लो तक, ये हमारे पास है हाइपोथैलेमो स्पाइनल ट्रैक। इसके बाद जो थर्ड ईफ्रंट कनेक्शन है वो हमारे पास ममेलरी बॉडी से इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस है, ये भी पाथवे है पपेज सर्किट का और इसको कहते हैं ममेलोथैलेमिक ट्रैक। फिर इसके बाद हमारे पास दो कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, एक है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ, और दूसरा है हमारे पास हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। और ये पोर्टल क्यू है, ये ट्रैक न्यूरोनल क्यू है, पोर्टल क्यू, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन के लिए जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखें, सो सबसे पहले आपके पास पोस्टीरियर साइड पर यहाँ पर आपके पास होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से आपके पास फॉर्निक्स के थ्रू यहाँ पर फाइबर आ रहे हैं मेमिलरी बॉडी में, फिर मेमिलरी बॉडी से आपके पास मेमिलोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू आपके पास ईफ्रंट कनेक्शन जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड वन है आपके पास स्ट्रिया टर्मिनलिस, ये है आपके पास, यहाँ पर आपके पास होता है जो क्वाड्रेट न्यूक्लियस है उसके टेल के साइड पर यहाँ पर होता है एमिग्डालाइड बॉडी। ये वैसे ये कोरोनल सेक्शन है उसमें वो कट किया गया है, आपको क्वाड्रेट न्यूक्लियस यहाँ पर नजर आएगा। उससे जो फाइबर्स आ रहे हैं ये है हमारे पास स्ट्रिया टर्मिनलिस और दूसरा डायरेक्ट फाइबर है वेंट्रो एमिग्डालोफ्यूगल पाथवे के थ्रू। फिर इसके बाद है हमारे पास मीडियल फोर ब्रेन बंडल। मीडियल फोर ब्रेन बंडल आपके पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से फाइबर आ रहे हैं और आपके पास ब्रेन स्टेम से आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक, ये जो ऑप्टिक कियाज्मा यहाँ से फाइबर सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस में आ रही है, ये हमारे पास रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक। फिर इसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है वो हमारे पास किस तरह आते हैं, यहाँ से आपके पास एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस से डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के थ्रू क्रेनियो और प्लस जो लास्ट में सैक्रल है यहाँ से आउटफ्लो जा रहे हैं। क्रेनियो में जो हमारे पास है थर्ड क्रेनियल नर्व जिसमें एडिंगर वेस्टफाल है। फिर उसके बाद है 7 सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, लैक्रिमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, पेलेटाइन ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर हमारे पास है 9 क्रेनियल नर्व, पैराटल ग्लैंड और 10 क्रेनियल नर्व, जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स है। और लास्ट में हमारे पास है S2 से लेकर S4 तक स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरा फिर हमारे पास है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस से जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो आ रहा है वो है हमारे पास हाइपोथैलेमो स्पाइनल ट्रैक, और ये हमारे पास है थोरैकोलम्बर आउटफ्लो।
फिर इसके बाद है हमारे पास मेमिलोथैलेमिक ट्रैक, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। मेमिलोथैलेमिक ट्रैक के बाद फिर हमारे पास दो जो कनेक्शन, सो ये आपके पास फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसके साथ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक आता है और इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ आता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। सो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है हाइपोथैलेमस के दोनों पार्ट्स में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया उसके एनाटमी के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को, और जितने भी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया के इस सब को हमने डिटेल से करिए। आई होप आपको इसमें कोई भी मसला हो नहीं होगा। इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।